नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे ग्लेशियर टूटने के क्या कारण होते हैं। और अगर इसे आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जीएस पेपर 1 के लिए उपयोगी है, जिसमें भूगोल वाला खंड दिया गया है। इसके अलावा जो जीएस पेपर 3 है उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टॉपिक दिए हुआ है, तो उससे भी रिलेट करके थोड़ा बहुत इसे देख सकते हैं। तो आज का अगर टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे, तो ग्लेशियर टूटने के कारण लिखा हुआ है, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, पता है कि उत्तराखंड में जो चमोली नामक जिला है, जो कि गढ़वाल वाले डिवीज़न में आता है, वहाँ पर एक बर्फ़ के खिसकने से, बर्फ़ के टुकड़े यानी हिमनद के खिसकने की वजह से वहाँ पर धौली गंगा और ऋषि गंगा नामक नदी में जो है बाढ़ आ गई है, जिसके कारण से वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे थे, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी तबाह हो गए हैं। और उस प्रोजेक्ट में कुछ लोग फंसे होने की आशंका और कुछ लोगों की मृत्यु होने की भी बात उसमें बताई गई थी मीडिया कर्मियों के माध्यम से। तो चर्चा का मुख्य जो केंद्र रहेगा वो ग्लेशियर टूटने के क्या कारण होते हैं उस पर रहेगा। पहला बिंदु इसमें लिखा हुआ है, जिसको मैंने ही लिखा है, अपने जल प्राण कहलाने वाले ग्लेशियरों के बारे में सतत अध्ययन और नियमित आकलन की सख्त जरूरत है। सतत अध्ययन, दो शब्द लिखे, एक तो सतत अध्ययन करने की जरूरत है और दूसरा नियमित आकलन भी करने की आवश्यकता है। सतत अध्ययन इसलिए क्योंकि ग्लेशियर से संबंधित कि वो टूटते कैसे हैं, वो गलते कैसे हैं, वो गिरते कैसे हैं, स्लाइडिंग कैसे होती है, कैसे दबाव पड़ता है, टेम्परेचर क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है, वो जो पश्चिमी देश अपने आर्कटिक रीजन वाले का बर्फ़ का अध्ययन करते हैं, उसी का हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। जबकि हिमालय में जो बर्फ़ गिरती हैं या जो ये सब होता है, हिमस्खलन, एवलांची वगैरह होता है, उसके कारण कुछ अन्य अन्य भी हो सकते हैं। आर्कटिक वाले रीजन में एवलांची वगैरह होने के कारण कुछ अन्य अन्य भी हो सकते हैं। लेकिन जब दोनों अध्ययनों को एक नज़रिए से देखा जाता है, तब समस्या खड़ी हो जाती है और हम पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाते हैं और बाद में टेम्परेचर बढ़ता है, हिमस्खलन होता है और आम जनमानस को नुकसान होता है उसमें। तो इसके लिए हमें सतत अध्ययन, लगातार अध्ययन करना पड़ेगा कि ये सब होते कैसे हैं, और नियमित आकलन करना पड़ेगा कि किस कारण से ये सब होते हैं। क्या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाने की वजह से होता है, या कि तोड़फोड़ करने की वजह से होता है, या फिर नेचुरली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, किसका कारण लोकल वार्मिंग है, इन सभी का हमें नियमित आकलन करना पड़ेगा। इसके लिए जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, EIA, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है तो केंद्र सरकार के माध्यम से बाकायदे EIA पहले साइन होना चाहिए, वो इसका क्लियरेंस मिलना चाहिए, तभी जा करके कोई प्रोजेक्ट लगाया जाए। और जो बड़े लोग हैं, जो भूगोलविद हैं, पर्यावरणविद हैं, वो अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो सरकार को उसको मानना भी चाहिए। आंख-मंदुआ खेल खेलेंगे तो पहाड़ गिरेगा और आम जनमानस उसमें मरेंगे। अमीर लोग तो अपने घर में बैठे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका जान खतरे में पड़ सकता है। तो बाकायदे EIA का क्लियरेंस जब मिल जाए, उसके बाद ही जो है ये होना चाहिए कि कोई प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाए जाएं। ठीक है। अब अगला बिंदु, नीति आयोग की जल संरक्षण पर बनी रिपोर्ट जो कि 2018 में आई थी, के मुताबिक हिमालय से निकलने वाली 60% जलधाराओं में पानी की मात्रा कम हो रही है। IAS के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लेशियर के पिघलने से क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे पर्यावरण पर, या जलीय स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो उसका प्रभाव देखा जा सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कह रहा है कि पानी की मात्रा जो है 60% तक कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत तेजी से गल जाता है, तब जो पानी की मात्रा है वो अगले जो सीजन है उसमें कम होता जाता है। इससे ग्लेशियर पिघलने से, यानी ग्लेशियर पिघलने से नदियों में पानी बढ़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप एक तरफ कई नगर और गांव जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। वहीं धरती के बढ़ते तापमान को थामने वाले ओजोन परत नष्ट होने से सूखा और बाढ़ की समस्या भी बढ़ेगी। ओजोन परत क्या होता है? वायुमंडल में एक परत होता है जो कि सूर्य की जो नकारात्मक किरणें हैं उसको रोकता है, ताकि धरती का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए और लोगों को स्किन कैंसर ना हो जाए। उसी को बोलते हैं ओजोन परत, ओजोन लेयर बोलते हैं इसको, O3
शॉर्ट में बोलने का रिवाज है, मतलब रासायनिक भाषा में अगर बोलें तो। हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड वाले हिस्से में छोटे बड़े करीब 1400 ग्लेशियर हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 20% हिस्सा जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 20% हिस्सा जो है ग्लेशियर से आच्छादित है। लगभग 1400 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं वहाँ पर उत्तराखंड में। बहुत बड़े बड़े पर्वत चोटियाँ भी हैं, जैसे कि नंदा देवी हैं। इसके अलावा और भी वहाँ पे पर्वत हैं। इन ग्लेशियरों से निकलने वाला जल देश के बड़े हिस्से की खेती, पीने के पानी, उद्योग, बिजली, पर्यटन आदि के लिए काम आता है। और जब 60% तक पानी का बहाव ही कम हो जाएगा तो जो गंगा के मैदान में बहुत बड़ी आबादी, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गंगा के मैदान में रहते हैं, है ना, करोड़ों लोग रहते हैं गंगा मैदान में। पीने का पानी वो लोग कैसे पाएंगे जब पानी कम होता जाएगा? तो आज के 100 साल बाद क्या होगा फिर? उद्योग धंधों को कैसे पानी मिलेगा? बिजली कैसे बनेगा? पर्यटन कैसे हो पाएगा? इन सबको नुकसान होगा। आदि के लिए एकमात्र स्रोत है ये पानी जो उत्तराखंड से निकलती है, जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, उसको रक्षा करने का सभी का दायित्व है सरकार का विशेष रूप से। जाहिर है ग्लेशियरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ देश के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक, यानी पर्यावरणीय नुकसान तो होगा ही, सामाजिक नुकसान भी होगा और आर्थिक नुकसान भी होगा। इसके अलावा सामरिक संकट भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि जो हिमालय है वो इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ, इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं कि दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति इधर आ ही नहीं सकता है। 2 4 6 दर्रे हैं, उस दर्रों के माध्यम से भले आ जाएं, वैसा नहीं आ सकते, बहुत दुर्गम इलाका है। तो सामरिक नजरिए से देखा जाए तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय दृष्टि से। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये भारत वाला हिस्सा है, उधर रूस वाला बड़ा सा हिस्सा है, उधर से जो है ठंडी हवाएं आती हैं इस तरफ भारत की तरफ। अब ये हिमालय जो है ये रोक लेता है तो ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं, तो सिर्फ इतना इलाका ही ठंडा रहता है। बाकी इलाका अपना जहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वो बढ़िया रहता है, अनुकूल रहता है, अच्छा वातावरण रहता है। तो इस लिहाज से हमें पर्यावरणीय दृष्टि से भी हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आर्थिक दृष्टि से क्यों? क्योंकि सदा नीरा नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, काली गंगा, जो काली नदी है वो, हिंडन, बहुत सारी नदियाँ जो हैं हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, वो सिंचाई के लिए काम देती हैं, तो आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उनकी रक्षा करना जरूरी है। अगला बिंदु कि ग्लेशियर होता क्या है, ग्लेशियर की परिभाषा क्या होती है? हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर बर्फ के विशाल पिंड, बर्फ के बड़े बड़े पिंड जो कम से कम मिनिमम कम से कम 3 फुट होने चाहिए। इससे बड़े भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 फुट मोटाई अगर हो और कम से कम 2 किलोमीटर तक लंबा हो तो उसको हम हिमनद या ग्लेशियर की संज्ञा देते हैं। जिस तरह नदी में पानी की ढलान, जो पानी होता है ढलान की ओर बहता है, वैसे ही हिमनद भी नीचे की ओर खिसकते हैं। हिमालय क्षेत्र में साल में करीब 300 दिन गुणे 8 घंटे तेज धूप रहती है। ये ध्यान देना है कि प्राकृतिक रूप से जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे साल भर में 365 दिन होता है, लेकिन 300 दिन धूप रहती है, और दिन भर में 24 घंटे होता है, तो हर दिन जो है 8 घंटे तक धूप वहाँ पर मिलती है हिमालयी क्षेत्र में। इसका मतलब यह है कि नेचुरली बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं पिघलेगा जी, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तभी बर्फ ज़्यादा पिघलेगा। देखो बर्फ भी पिघलना जरूरी है, क्योंकि बर्फ नहीं पिघलेगा तो नदी में पानी नहीं आएगा, लेकिन जब बर्फा बहुत ज़्यादा मात्रा में पिघल जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। तो नेचुरली जो पिघल रहा है वो सही है, बट एंथ्रोपोलॉजिकली जो पिघल रहा है वो नुकसानदायक हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखें, पानी का ढलान जो है, जो ढलान होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं अंग्रेजी में, GRADIENT, ग्रेडियंट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवणता, और देसी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ढलान। तो कोई भी पानी होगा, जैसे मान लो सरफेस है ये, और इधर से थोड़ा सा ढलान है मान लो इसे, तो पानी आएगा तो इधर ढलान से बहेगा, और ढलान जितना ज़्यादा रहेगा उतना तेज पानी गिरेगा। ढलान और ज़्यादा है तो और तेज गिरेगा। ढलान एकदम सीधा इस तरीके से है तब तो वो सीधा सीधा बन जाएगा, जो अपना झरने होते हैं, झरना बन जाएगा ना, क्योंकि ऊपर से गिरेगा इसे झरना। जैसे बाहुबली पिक्चर में क्या है कि बहुत बड़ा पर्वत है, ग्लेशियर वगैरह है ऊपर, अब पानी देखो नीचे से इधर से गिर रहा है, अब प्रभास इधर से चढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो हीरो है वो चढ़ जाएगा। आगे पिघलने क्या कारण है?
उसमें से पहला बिंदु इधर लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के उन इलाकों में ही ग्लेशियर ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जहां मानव दखल जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी जो है डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे अभी तक एवरेस्ट की चोटी पर देखा जाए तो 3000 से ज़्यादा लोग जा चुके हैं, अन्य पर्वतमालाओं पर भी बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने साथ बहुत सारा पॉलीथीन लेकर जाएंगे, खाने पीने का सामान लेकर जाएंगे और वो पर्वत पर वहीं पर फेंक देंगे। भाई पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो 8 किलोमीटर ऊंची ऊंची चोटी है, वहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, फिर आएंगे, खाना पीना चाहिए होगा, और हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, मतलब 3000 तक पहुँच चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर। तो अपने साथ पन्नी, पॉलीथीन, नमकीन नमकीन लेकर जाएंगे ना, दारू शराब, ताकि गर्मी बनी रहे अंदर शरीर में। तो क्या करेंगे, उसको ढोएंगे थोड़ी ना उतना ऊपर दुर्गम क्षेत्र में, उसको फेंक देंगे वहीं पर। जब फेंकेंगे तो वो सब नुकसान करेगा पर्यावरण को। ये करीब बन रही ये पर्वतारोही अपने पीछे कचरे का भंडार छोड़कर आते हैं। ग्लेशियरों के करीब बन रही जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं उससे भी नुकसान होता है, क्योंकि तोड़फोड़ होती है जी, और जब तोड़फोड़ होगा तो कंपन होता है, कांपती है धरती। कोई चीज़ अगर इस पे जोड़ देंगे धरती पे तो धरती दूर तक कंपन करती है। कोई ट्रेन ऐसे जाती है तो 3-4 किलोमीटर दूर दूर तक जो है कंपन होने लगता है जी सर। और जब जल विद्युत परियोजनाएं बनेंगी तो जब ठक ठक लड़ाया जाएगा तो उससे जो आवाज़ उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनि में बहुत ताकत होती है, वो ध्वनि जा करके पूरी पर्वतमाला को जो है कहीं ना कहीं कंपनित करेगी। ठीक है, तो इसमें से कोई ना कोई टुकड़ा जब धीरे धीरे गिरेगा तो होल बनेगा, और जब होल बनेगा तो फटाक से एक बड़ा हिस्सा जो है धड़ाक से गिर जाएगा नदी में। अगला बिंदु क्या हो सकता है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। ये एक बिंदु है, क्योंकि जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है वो यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट से नीचे सरकती है। यह स्थिति इसे भारत की पारिस्थितिकी के लिहाज से सबसे अधिक नाजुक। देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल समझो कि आज से करोड़ों साल पहले जो है पूरी पृथ्वी जो है इस तरीके से थी, मतलब आज भी गोली है, करोड़ों साल पहले इस तरीके से थी। इसमें क्या था कि इतने भर में भूखंड था जिसको पैंजिया बोलते थे, और बाकी जगह जो है पानी था जिसको पैंथालासा बोलते थे। फिर क्या हुआ कि धरती हमारी गोली है, बॉल जैसी है, ठीक है, और बॉल के अंदर जो भरा हुआ है, बॉल के अंदर सोख्ता भरा होता है, लेकिन इस धरती के अंदर में बहुत सारी गर्मी भरी है। और वो जगह गर्मी जो होता है, जैसे कि मान लो ये अपना पैन है, आग लगाए हैं इसमें, मतलब चूल्हा बाले हैं, जलाए हैं, इसके ऊपर कोई पैन रखे हैं और पैन के अंदर में पानी है, अब इसको हम किसी प्लेट से ढाके हैं, तो जब आग इसमें लगेगी, आग लगेगी, गर्मी बढ़े का भाप से जो है देखो धक्का मारता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि धक्का मार के वो सरका भी दे प्लेट को। तो ये धरती का जो ऊपरी परत है वो इसी प्लेट की तरीके से है, जैसे प्लेट खिसक जाती है ना जी, वैसे ये धरती के अंदर गर्मी से ये हिस्से जो है टूट गए, टूटकर कोई हिस्सा इधर बिखरा, कोई हिस्सा इधर बिखरा, कोई हिस्सा इधर, कोई हिस्सा इधर। ऐसे ही जब करोड़ों वर्ष पहले धरती का जो पृथ्वी वाला हिस्सा है, यानी कि जो धरती वाला हिस्सा है, या कहें कि जो स्थल मंडल है, जिस जमीन पे हम रहते हैं, वो वाला हिस्सा जब टूटा तो कुछ हिस्से उत्तर की तरफ चले गए, कुछ हिस्से दक्षिण की तरफ चले गए, और बीच में जो है पानी भर गया, और इधर उधर सारी तरफ पानी भर गया। फिर करोड़ों वर्ष बाद फिर से धरती टूटी, तो क्या हुआ, जो ऊपर हिस्सा गया था वो भी 2 खंडों में टूट गया ऐसे, और नीचे वाला हिस्सा 2 खंडों में टूट गया। ऐसे ही टूटती रही धरती, टूटती रही, बनती रही, संरचना होता रहा, और हमारा भारत लगभग यहाँ पर था उस समय, इस वाले बिंदु पर। और ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो खिसक खिसक के जा रहा था आगे उत्तर दिशा में। तब क्या हुआ कि जो दक्षिण वाला हिस्सा पहले यहाँ पर था, और पूरा यूरोप वाला जो हिस्सा है यहाँ पर था, ऐसे करके अब ये खिसक रहा है गया, और जब गया तो यह दक्षिणी हिस्सा इसमें जाकर के मिल गया ऐसे, तो जाकर के बाद में भारत का निर्माण हो गया। तो भारत का निर्माण ऐसे बना। अब ये जो प्लेट है, ये जो पहले प्लेट खिसक रही थी जाकर के यहाँ पे मिल गई यूरोप वाले या एशिया वाले प्लेट पर जाकर के मिली, तो ये अब भी खिसक रही है,
अभी भी खिसक रही है उत्तर की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में अभी भी खिसक रही है। और खिसक रही जो उत्तराखंड वाला हिस्सा है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन बन जाता है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहाँ पर हमारी जो भारत का जो दक्षिण वाला जो प्लेट है वो जाकर के यूरोप वाले या एशिया वाले प्लेट से इधर ही मिलता है, उत्तराखंड वाले इलाके में। सिंपल समझो, जैसे मान लो एक प्लेट ये है, सिंपल सा एक प्लेट ये है, ये प्लेट जा रहा है, इससे टकरा रहा है, टकराएगा तो इसके अंदर घुसेगा या तो इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये इंडियन वाला प्लेट है, भारत वाला प्लेट है, और ये अपना एशिया वाला प्लेट है। तो भारत वाला प्लेट एशिया वाले प्लेट के नीचे धंस रहा है, ऐसे नीचे धंस रहा है धरती। भारत वाली प्लेट इसके एशिया वाले प्लेट के नीचे धंस रही है। और जब नीचे धंस रही है जी, तो ये जो हिस्सा है ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है जहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं। और जब नीचे धंसेंगी तो यहाँ पर हलचल ज़्यादा होती है, और जब हलचल ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो है भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और नीचे धंसने की वजह से ही जो है यहाँ पर बहुत बड़े पहाड़ बने हैं। कैसे? जैसे मान लो ये पन्ना है, ये पन्ना है, पन्ने को दोनों तरफ से जो है ऐसे मान लो मोड़ रहे हैं, इधर से मोड़ रहे हैं, इधर से मोड़ रहे हैं, तो पन्ना देखो सिकुड़ करके ऐसे हो जाएगा। कभी मोड़ कर देखो ना, पन्ना ऐसे मुड़ जाएगा भाई। दोनों तरफ से अगर हम धक्का मारेंगे पन्ने को तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। ऐसे ही भारत वाली प्लेट एशिया वाली प्लेट पे जब टक्कर मार रही है तो टक्कर मार के धंस रही है, तो एक पर्वत का निर्माण हो गया। इसको बोलते हैं वलित पर्वत, यानी मोड़दार पर्वत। और ये मोड़दार पर्वत से नीचे जैसे धंसी जा रही है, और ऊपर पर्वत बना हुआ है, तो नीचे से हलचल होती रहती है। तो 10 साल में एक बार बहुत तगड़ा भूकंप जो है हिमालय क्षेत्र में आता ही रहता है। आईएएस के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कारण है कि हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो इसमें प्लेट टेक्टोनिक वाले सारे कारण हम गिना सकते हैं। खैर, इस कारण से जो उत्तराखंड वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है, जहाँ पर ग्लेशियर वगैरह वैसे ही गिरेंगे, भूकंप आएगा। और क्या कारण हो सकता है? एक कारण तो हो गया टेक्टोनिक प्लेटें, एक कारण हो गया जो पीछे और बताया कि पर्वतारोही चढ़ रहे हैं अपने साथ गंदगी लेकर जा रहे हैं, ये कारण। तीसरा कारण क्या हो सकता है? केंद्र और राज्य सरकारों के अंधाधुंध और अविवेकी विकास एजेंडा के कारण इन प्राकृतिक आपदाओं के में मानव क्षति बढ़ रही है। जैसे उत्तराखंड में 14 बांध हैं। देखो, अविवेकी विकास है। अविवेकी मतलब कि ये कि जो लोग हैं, जो जानकार हैं, पहले उनसे पूछा जाए कि भैया आप अच्छे से असेसमेंट करो कि इधर से कितना हवा गंदा निकलेगा, कितना पानी गंदा निकलेगा, ग्लेशियर जब कंपन होगा, ध्वनि प्रदूषण होगी तो उससे कितना नुकसान होगा। अच्छे से असेसमेंट करना चाहिए जी। लेकिन राजनीति के चक्कर में जो है अविवेकी विकास करते हैं कि हम दिखाएंगे कि कैसे हम कल्याण कर रहे हैं, कैसे विकास डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। तो अविवेकी विकास से ये दिक्कत होती है। उदाहरण के लिए इसमें दिया है कि 14 बांध हैं उत्तराखंड में। इनमें टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है बहुत बड़ी परियोजना है। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तराखंड में है भी शामिल है, जो भागीरथी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ये ध्यान देना है प्रीलिम्स या अन्य एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके समझ लो इसे एक तरीके से, कि भागीरथी नदी पर बना है क्या? टिहरी बांध परियोजना। ऐसे पूछता है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना है। दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। हाँ, टिहरी जल विद्युत परियोजना है जो है विश्व के सबसे ऊंचे बांध में से है। पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं, और इसके अलावा जो गौरा देवी हैं, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा, इन दोनों ने यहाँ पर करीब 2 दशक तक अभियान चलाया था ताकि ये बांध निर्माण ना हो सके। चिपको आंदोलन भी इसी चमोली जिले से ही प्रारंभ होता उत्तराखंड के। और क्या कारण है इसके? एक कारण है राजनीतिक घटनाक्रम, जो ग्लेशियर टूट रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम भी। कैसे? देखो, राजनीतिक घटनाक्रम का भी राज्य की असुरक्षित पारिस्थितिकी पर असर पड़ा है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। कब? सन 2000 में। पहले क्या था कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश इस तरीके से मान लो ऐसे करके उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड है, तो ये इतने हिस्से को अलग कर दिया गया उत्तराखंड वाले हिस्से को। कब? सन 2000 में। और ये रह गया अपना खाली उत्तर प्रदेश। तो 2000 में जब अलग कर दिया गया, एक अलग राज्य बनाया गया, तब से प्राकृतिक सौंदर्य वाले इस सुंदर राज्य की पर्यटन जो है, पर्यटन आय पर अत्यधिक निर्भरता रही। क्यों? क्योंकि पहले जब पूरा उत्तर प्रदेश था
और उसमें उत्तराखंड भी शामिल था। तो उत्तर प्रदेश में कृषि होती है अच्छे, और यहाँ पर कुछ कह लें कि उद्योग धंधे लगे हुए हैं कानपुर में, गाजियाबाद, नोएडा में। इसके कारण से बहुत सारी कृषि है, इसके कारण से जो है उत्तराखंड भी विकास हो रहा था उसी में ही। लेकिन जब इसको कर दिया गया अलग, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, तो इसके यहाँ तो कृषि होती नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है सारा। क्या होगा इसके यहाँ पर? सारे केवल पर्यटन हो सकता है कि बड़े बड़े होटल बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए, ये सब करें, चोटियों पर लेकर जाएं, लोगों को वहाँ पे दिखाएं, तो पर्यटन से पैसा कमाएं। लोग घूमने आएंगे जितना ज़्यादा यहाँ पर, उतना ज़्यादा इस राज्य को जो आय मिलेगी। तो सारा का सारा जो आय का स्रोत रहेगा वो खाली खाली पर्यटन रहेगा। इससे नुकसान क्या हुआ कि यहाँ हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे पर्यटन, जो धार्मिक पर्यटन केंद्र यहाँ पर हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे हिंदू यहाँ पर आते हैं, और ये सारे जो धार्मिक स्थल हैं वो 9800 फुट, 9800 फुट, करीब करीब 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर बने हुए हैं। उतनी ऊंचाई पर जाने के लिए क्या होगा, ये लोग रोड बनाएंगे। 10,000 फुट ऊपर गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तरह तरह नाथ है। हिंदू लोग यहाँ पर जाएंगे पूजा करने के लिए, देखने के लिए, तो कैसे जाएंगे? ऊबड़ खाबड़ रहेगा, ढलान रहेगा, तो उसको रोड बनाएंगे, और रोड बनाने के लिए कहीं ना कहीं कटाई छटाई करेंगे। कटाई छटाई करेंगे तो हिलेगा, हिलेगा तो वो गिरेगा, तो भूस्खलन आएगा। तो इन सभी धार्मिक केंद्र से जो है राज्य को बहुत तगड़ी कमाई होती है जी। इससे राज्य में निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे अंधाधुंध तरीके से पेड़ों को गिराया जा रहा है, और मंदिरों तक पहुंचने की खातिर सड़क बनाने के लिए तलहटी को काटा छांटा जा रहा है। जब तलहटी को काटा छांटा जाएगा तो कंपन होएगा, और हिमस्खलन और जो भूस्खलन होता है, एवलांचे, और जो लैंडस्लाइड होता है, उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ेंगी। नदियों के तट पर अनेक होटल और गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। अमीर लोग रुकेंगे जी, पैसा आएगा उससे। और नदियों में कचरा डाल रहे हैं, जिस नदी को हम लोग माता बोलते हैं, उस नदी में कचरा डालते हैं। तो इसमें किया क्या जा सकता है? किया जा सकता है जो नदी किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पर कुछ मतलब साइबर सेंटर्स बनाए जाएं, कुछ मतलब ऐसे चीज़ बनाए जाएं, अच्छे वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जाए, नदी किनारे अच्छे से पार्क बनाए जाएं, कुछ और चीज़ हों, दर्शनीय स्थल टाइप के हों। दरिया रोड बनाएंगे, बड़े बड़े वो सब बनाएंगे, तो ये सब कचरा डालेंगे इसमें, गंदा करेंगे, और ये तो कचरा डाल के चले जाएंगे अपने घर में, आरओ का पानी पियेंगे। लेकिन ये पनिया जो जाए खेतों में जाएगा, मछली इसको रहती हैं, डॉल्फिन जो है गंदे पानी में नहीं रहती हैं। गंगा नदी में डॉल्फिन नहीं मिलती हैं अब। क्यों? क्योंकि गंगा नदी को भी प्रदूषित कर दिया जा रहा है। हालांकि नमामि गंगे प्रोग्राम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चलाए हैं, उससे गंगा का सफाई का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन गंगा साफ हो जाएगा, बाकी नदी क्या होगा उसका? उसमें तो डॉल्फिन नहीं आएंगी। और एक घटना अभी पिछले दिनों आई थी, शायद बिहार की घटना थी, कहाँ की घटना थी, वहाँ पे क्या हुआ था कि एक डॉल्फिन आ गई थी, डॉल्फिन नदी में आ गई थी, तो वहाँ के स्थानीय लोग क्या थे ना, डॉल्फिनों को मार डाले। और डॉल्फिन जो होती है ना, वो शायद अंधी होती है, मतलब आँख से अंधी होती है। डॉल्फिन के बारे में मुझे देखना पड़ेगा, क्लियर नहीं है अभी। डॉल्फिन आई थी नदी में, इसका मतलब कि वो नदी साफ सुथरा रहा होगा, वहाँ पे डॉल्फिन आती और बच्चे देती तो और सारे डॉल्फिन होते हैं, लेकिन डॉल्फिन को ही मार दिया। तो थोड़ा सा हमें जानवरों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। देखो कुछ पॉइंट और हैं किस कारण से होते हैं। नदी का वेग उसकी ढाल पर निर्भर करता है। जो नदी का वेग होता है, स्पीड ऑफ ए रिवर इज डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट, यानी उसकी ढाल पर निर्भर करता है। इसे कितना मीटर का ग्रेडियंट है प्रति किलोमीटर पर, इस तरीके से मापते हैं। जैसे भागीरथी नदी का जो ग्रेडियंट है या जो ढलान है वो 42 मीटर प्रति किलोमीटर है। इसका मतलब ये कि भागीरथी जब अपने स्रोत से निकलती है, बहती है 1 किलोमीटर तक जाती है ना, तो 1 किलोमीटर के बाद ये 42 मीटर नीचे आती है औसत रूप में। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो भागीरथी यहाँ शुरू हुई, यहाँ तक गई 1 किलोमीटर है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जाए तो 2 मीटर नीचे आ जाए, फिर ऐसे बह रही है 3 मीटर नीचे आ जाए, फिर ऐसे बह रही 4 मीटर नीचे आ जाए, फिर ऐसे 10 मीटर नीचे आ जाए।
कुल मिला के 1 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते यहाँ से लेकर के यहाँ तक करीब करीब 40 मीटर 42 मीटर जो है 42 मीटर नीचे आ जाती है। यानी ये ढलान है जी, भागीरथी का ये ढलान है, बहुत तगड़ा ढलान है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ढलान है अलकनंदा का। नंदाकनी का 67 मीटर प्रति किलोमीटर है, मंदाकिनी का 66 मीटर प्रति किलोमीटर है। लेकिन सबसे ज़्यादा धौली गंगा का 75 मीटर प्रति किलोमीटर है। बहुत तगड़ा ढलान है धौली गंगा का। अब धौली गंगा में ही बाढ़ आई है, धौली गंगा के आसपास में प्रोजेक्ट लगाया गया है, इसका मतलब अविवेकी विकास किया जा रहा है। धौली गंगा जब ढलान इतना तगड़ा है, उसी आसपास में कर रहे हो, कंपन में कर रहे हो, जैसे कोई गिरेगा तो धड़ाक से पूरा बाढ़ आ जाएगा। रैनी गांव जो वहाँ पे थी वो तबाह हो गई, 2 प्रोजेक्ट तबाह हो गए, इतने सारे लोग उसमें फंस गए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जबकि सुझाया गया था कि यहाँ पे इतनी तगड़ी इसका जो ग्रेडियंट है, ढलान इतना तगड़ा है, इसके आसपास में ये सब काम ना किया जाए। 2019 में वहाँ के लोग हाई कोर्ट भी गए थे। 2013 में भी जब एक घटना हुई थी तो उसके बाद भी लोग कह रहे थे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह ना लगाए जाए, लेकिन लगा रहे हैं तो ये सब कांड हो रहा है। हिमालयी राज्यों में देश का 25% वन क्षेत्र है। ये एक फैक्ट है कि हिमालयी राज्य मतलब कि ऐसे राज्य जो हिमालय से लगे हुए हैं, जैसे कि हम कह लें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इसके अलावा अपना सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें हिमालय जो है टच करता है, छूता है या है। तो इन राज्यों में अगर देखा जाए तो 25% वन जो है हिमालयी क्षेत्र में है। यानी कि अगर 100 पेड़ हैं पूरे देश में तो 25 पेड़ इन्हीं हिमालयी वाले क्षेत्र में हैं। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा वन है, मिजोरम में बहुत ज़्यादा वन है, नागालैंड में बहुत ज़्यादा वन है। ये लोग वनों की पूजा करते हैं, मतलब पेड़ों की पूजा करते हैं। गाँव में भी पेड़ों की पूजा करते हैं, नीम की, पीपल की पूजा करते हैं, प्रकृति की सुरक्षा करते हैं, उनको भगवान जैसा मानते हैं। और इधर प्रकृति को उपभोग वाली वस्तु माना जा रहा है? उसमें पन्नी को फेंका जा रहा है, उसमें और तरह तरह काम किए जा रहे हैं। एक जो गंगा नदी है, गंगा माता कहते हैं उसको, मुक्त प्रवाह उसका होना चाहिए, जाओ बहो आराम से। लेकिन इधर या इसको रोक रोक के बांध बनाया जा रहा है। अमेरिका जिसको भोगवादी देश कहा जाता है, भोगवादी देश की लोग उपभोग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकृति की कीमत पर उपभोग करते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों में अमेरिका के लोग को अच्छा लगता है कि नौकायन करें, नाव से घूमें, तैराकी करें, मज़ा करें। नदी भाई प्राकृतिक रूप से नदी साफ रहेगी तो लोग उसमें नहाने का करेंगे, घूमें टालेंगे, उसमें उसका आनंद उठाएंगे। वहाँ पर कुछ साल पहले एक कानून आया था, वहाँ के स्थानीय निवासियों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति से गुजारिश की कि आप ऐसा कानून बनाइए कि इस नदियों में जो है बांध वगैरह ना बनाए जाए। भैया बांध बनाओगे यार, हमको मनोरंजन करना है, आनंद लेना है, बांध बनाओ नहीं इसमें। तो कानून के तहत बहुत सारे वहाँ पे नदियों के ऊपर बांध जो हटा दिए गए। एक उपभोग वाले देश में नदियों की सुरक्षा की जा रही है, और हमारे भारत में जिसको नदी को माता कहा जाता है उसको टिहरी बांध परियोजना, ये सब परियोजना बना करके उसको रोका जा रहा है, उसके मार्ग को, जिससे बाढ़ आ रही है और तरह तरह की दिक्कत हो रहा है। अगला बिंदु, वातावरण में तापमान मुख्य रूप से धूल और ब्लैक कार्बन की वजह से बढ़ रहे हैं। धूल, जब कोई भी निर्माण कार्य होता है, कहीं बिल्डिंग बनती है तो बहुत सारे धूल उड़ते हैं, बहुत तगड़ा धूल उड़ता है। कभी आप देखिए जा करके, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं तो आप बहुत तगड़ा धूल होता है, बड़े बड़े पत्थर जो हैं टूटते हैं क्रशर से और मशीनों से, मोरंग बालू, तो धूल बहुत ज़्यादा होता है। और ब्लैक कार्बन जो है, इन दोनों से तापमान जो है वातावरण का बढ़ जाता है, और वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो सब वही सर्कल फिर से स्टार्ट होगा। पेड़ जो हैं वो तापमान को सोखते हैं। कोई पेड़ अगर लगा हुआ है ना, मान लो ये पेड़ है, मान लो ये है पेड़, ऊपर अगर गर्मी है ना तो इस गर्मी को सोख लेगा, यानी वातावरण को थोड़ा सा अच्छा बनाया रहेगा। गाँवों में इसीलिए मज़ा आता है क्योंकि गर्मी जो होता है प्राकृतिक रूप से पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बन रही है, तरह तरह की चीज़ बन रहा है, तापमान गर्म हो जा रहा है। प्राकृतिक रूप से गर्मी आ रही है, धूप वाली, पेड़ भी लगे हुए हैं तो इसको गर्मी सोख लेते हैं। और जब पेड़ काटे जाते हैं तब तापमान सोखने की जो
भार है, जो पेड़ सोखते थे तापमान को, वो धरती सोखेगी। और जब धरती सोखेगी तो धरती गर्म होगी। देखो मान लो ये धरती है, इसमें एक पेड़ लगा हुआ है, पहले तापमान ये सोखती थी, इस पेड़ को हटा दिए, खत्म, केवल रहेगी धरती। तो जो भी धूप आएगा धरती पड़ेगा, धरती सूखेगी सूखेगी सूखेगी, और जब धरती गर्म होगी तो यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा ना जी, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट्स। तो ये समस्या होगी। एक चीज फिर से भाई टेक्टोनिक प्लेट वाला एक लाइन फिर से रिवाइज कर लें कि क्या कारण है। भारत का भूखंड एक भीमकाय पत्थर की चट्टान पर टिका है जिसको इंडियन प्लेट कहते हैं। यह प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहा है जहां तिब्बत की प्लेट से टकरा रही है। इन दोनों के टकराने से हिमालय, विशेषकर उत्तराखंड का क्षेत्र भूकंप से पीड़ित रहा है। अगला बिंदु, 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित रवि चोपड़ा कमेटी गठित हुई थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट, 2013 में केदारनाथ वाली त्रासदी आई थी, तो उसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करी जिसका नाम था रवि चोपड़ा कमेटी। उन्होंने बताया था कि 2013 की जो आपदा हुए उसमें नुकसान केवल जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर और नीचे हुआ है। उन्होंने बताया जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा नदी के बहाव को रोकने से दुर्घटना घटती है। दुर्घटना घटती मतलब कि दुर्घटना बढ़ती है, दुर्घटना घटती तो है। उन्होंने ये बताया था कि जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, मान लो ये ग्लेशियर है, इधर से नदी बह रही है, नदी बह रही है, यहाँ से बांध बना दिए, बांध बनाने से क्या होता है कि इधर से ग्लेशियर से पानी आ रहा है, इधर बांध बना दिए, रोक दिए, रोक रहे हैं, तो ज़्यादा लास्ट में जाकर प्रेशर इसी तो बनेगा, तो टूट ही जाएगी वो। अगला बिंदु, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन नागपुर के अनुसार यमुना और नर्मदा की तुलना में गंगा में फाज नाम का जो वायरस है वो 10 गुना अधिक पाया जाता है। क्यों? गंगा में फाज नाम के वायरस 10 गुना अधिक पाए जाते हैं नर्मदा और यमुना की तुलना में। यमुना नर्मदा ज़्यादा गंदी होती चली जा रही है। इनमें रोगनाशक क्षमता होती है, किसमें? फाज में। गंगा के पानी में तांबा और रेडियोधर्मी थोरियम भी पाया जाता है, मतलब फाज पाया जाता है जिससे पानी साफ रहता है, और तांबा पाया जाता है और रेडियोधर्मी थोरियम पाया जाता है जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। गंगा में ये गुण कैसे होता है? जब गंगा ग्लेशियरों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, तो पानी जो है पत्थरों से रगड़ के बहती है। तो रगड़ के बहती है तो पत्थरों में तांबा और थोरियम के गुण होते हैं, जिससे पानी रगड़ करके निकलती है तो पानी साफ होता है, उसमें कीटाणु नहीं होते हैं। इसी कारण से गंगा साफ होती है। और पहले समय में क्या होता था कि जब कोई गंगा में जाता था, नदी वदी कोई जाता था ना, देखो हमारा जो परंपरा रही, संस्कृति रही, कैसी रही है, बहुत बढ़िया। पहले जब भी कोई नदी में जा रहा है, गंगा नहाने जा रहा है, क्या करता था? सिक्का बहा देता था उसमें। आज भी कभी कभी जब जाते हैं ट्रेनों से, कोई नदी पड़ती है तो सिक्का बहा देते हैं, मनोकामना मांगते हैं। वो सिक्का क्या है? अभी हम लोग लोहे का सिक्का फेंकते हैं, पहले तांबे का सिक्का फेंका जाता था। तांबे, ये था कि तांबा जब उसमें जाएगा तो तांबा पानी में घुलेगा और पानी साफ होगा। उसका कारण ये था सिक्का फेंकने का। लेकिन जिसको नहीं पता होता वो कोई भी सिक्का फेंक देंगे, 98 रुपये फेंक दिए, 1 रुपये फेंक दिए नदी में, तो लोहना थोड़ी ना गलेगा। और गलेगा तो उससे क्या हो जाएगा? तांबा गलने से उसमें कीटाणु रोधक जो क्षमता है वो बढ़ती है और पानी साफ होता है। और जल विद्युत परियोजना से गंगा के पानी का जो मार्ग है वो भी बाधित होता है। यदि इस पर्यावरणीय हानि को जल विद्युत के मूल्य में जोड़ दिया जाए तो अनुमानतः जल विद्युत की उत्पादन 18 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। मतलब ये है, देखो जैसे जो जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उसमें 1 यूनिट बिजली प्राप्त करने के लिए हमें 7 से 10 रुपये का खर्चा करना पड़ता है। जबकि यदि हम सोलर एनर्जी से बिजली प्राप्त करने का प्रयास करें तो 4 रुपये प्रति यूनिट हमें पड़ेगा, यानी कि 3-4 रुपये का फ़ायदा होगा, लगभग 50% का हमें फ़ायदा होगा। लेकिन जो पानी साफ होता है और पानी साफ होने की वजह से जो मछलियाँ आती हैं, डॉल्फिन होती हैं, उससे जो देश का आय बढ़ता है। लेकिन जल विद्युत परियोजनाओं की वजह से पानी जो गंदा हो जाता है उससे जो मछलियाँ
नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारा आर्थिक नुकसान होता है। यदि उस आर्थिक नुकसान को भी जोड़ दिया जाए तो बिजली की कीमत लगभग 18 रुपये प्रति यूनिट बन जाती है, जबकि इसी बिजली को हम 5 रुपये में पा सकते हैं, 4 रुपये में पा सकते हैं सोलर के द्वारा। तो हम 5 रुपये की बिजली न लेकर के 18 रुपये की बिजली का उपभोग कर रहे हैं, मतलब कि हम 3 गुने नुकसान में चल रहे हैं, आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से तो नुकसान हो ही रहा है। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, पिज्ज़ा वर्सेस दाल रोटी, पिज्ज़ा बनाम दाल रोटी। मतलब ये है इसका सार पूरे वीडियो का कि सरकारें जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाती हैं, पहली बात तो उसका EIA करें, असेसमेंट अच्छे से करवाएं, पर्यावरणविदों और जो जानकार हैं उनकी बातों को मानें। और यदि हम शहर में देखते हैं तो लोग पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। अभी द कपिल शर्मा शो में जब द ग्रेट खली आए थे तो उसमें भी एक पतला सा लड़का था, उससे जब कपिल शर्मा ने पूछा कि आप क्या खाते हो, तो कम से कम 4 बार बोला होगा मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। पिज़्ज़ा बताने में उसको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पिज़्ज़ा खाते हैं भैया, 100-150 रुपये 200 रुपये पिज़्ज़ा खाते हैं, अच्छा लग रहा होगा बताने में। लेकिन वही पिज़्ज़ा खाने की वजह से उसकी सेहत खराब थी। दाल रोटियाँ खाएगा तो देह में लगेगा। इसी तरीके से सरकार यदि पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को शुद्ध करने में काम करेगी, सदा नीरा नदियों को मुक्त रूप से प्रवाहित होने देगी, आसपास एकदम अच्छा डेवलपमेंट किया जा सकता है भारत की धरती पर, उस पर अगर ध्यान देगी तो जो हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, उसके और अच्छे अच्छे ऑप्शन निकल सकते हैं। नदियाँ भी साफ़ होंगी, पर्यावरण भी साफ़ होंगे, जिससे हम पिज्जा की ओर, यानी कि जो शॉर्ट टर्म खुशी है, छोटी खुशी है, वो न मिल करके हम एक लंबी खुशी, एक दूर की खुशी, एक सतत विकास की ओर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर, समावेशी विकास की ओर, सबका विकास हो, इस ओर बढ़ सकते हैं। तो दाल रोटी पर ज़्यादा फोकस करें, मतलब कि ये कि पर्यावरण वगैरह पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यही हमारा सेहत बनाएगी। प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व सतत विकास के एक सम्मेलन में एक शब्द बोला कि पर्यावरण स्वास्थ्य से ही जन स्वास्थ्य होगा। जब पर्यावरण का स्वास्थ्य ही बिगड़ जाएगा तो जन का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। तो पर्यावरण पर ध्यान दें, लोगों के स्वास्थ्य पर अपने आप ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उत्तराखंड में एक कोई केंद्र है, वहाँ पर लोग जाते हैं इसलिए सिर्फ कि उनको शुद्ध हवा मिलेगी, और शुद्ध हवा से भी बहुत सारे रोग खत्म होते हैं। गंदी हवा में हम रहते हैं तो फेफड़ों में बहुत सारे दिक्कत होती हैं, सांस लेने में परेशानी होती है। हिमालय क्षेत्र में सिर्फ इसलिए बहुत सारे लोग जाते हैं कि उनको वहाँ पर शुद्ध हवा मिलेगी। गाँव में लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कई बार कि उनको शुद्ध हवा मिल जाएगी। जब इसको ही गंदा करते जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? मास्क पहनेंगे और सिलेंडर पहनेंगे ऑक्सीजन का। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा पर ही मानव की सुरक्षा निहित है। मानव जो है, ये पूरा बहुत अगर बड़ा ब्रह्मांड है तो इसके केंद्र में मानव है। मानव इससे अलग नहीं है, इसके केंद्र में है। इसको नुकसान पहुंचेंगे तो ये हम पे नुकसान पहुंचाएगा। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। होपिंग यू गाइस could understand my feelings. Thanks for watching. Namaskar.